हेलो फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हम अभी जो हमारा ताम्र है, ओके, थर्ड धातु जो है वहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली जो तांबा होता है ना, सॉरी, जो ताम्र होता है उसे हम हिंदी में हम तांबा बोलते हैं और इंग्लिश में तो हम जानते हैं कॉपर बोलते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो Cu होता है। ओके, पर्यायनाम की अगर बात करें, ओके, दैट इज़ नथिंग बट सिनोनिम्स की अगर बात करें तो ताम्र इसे हम बोलते हैं रवि प्रिय बोलते हैं। जितने भी सूर्य के जो नाम आते हैं ना, इनको हम ताम्र से रिलेट करते हैं। ओके, यानी कि ऑल synonyms which is used for the sun, okay, that all relate with the ताम्र। ओके, दो प्रकार बताए गए हैं, जैसा कि स्वर्ण में बताया मैंने 5 प्रकार, रजत में बताया 3 प्रकार, ताम्र में हम देख रहे हैं 2 प्रकार। ओके, तो 2 प्रकार जो बताया गया है ताम्र के, दैट इज नथिंग बट द रक्त ताम्र और कृष्ण ताम्र। ओके, रक्त ताम्र मतलब वो होता है जो कॉपर रेड कलर यानी कि लाल कलर का होता है। ओके, रक्त वर्णीय जो ताम्र होते हैं वो हमारा रक्त ताम्र होता है। ओके, कृष्ण ताम्र मतलब वो होता है कि जो ब्लैक कलर के होते हैं। तो श्रेष्ठ कौन सा है, बेस्ट कौन सा है? रक्त ताम्र हमारा बेस्ट होता है। ओके, और ये निकृष्ट है यानी कि लोअर क्वालिटी वाला है, नहीं लेना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए इन प्रिपरेशन ऑफ द रस औषधि। ओके, ग्राह्य और अग्राह्य की अगर बात करें, ओके, तो कौन सा ताम्र हमें लेना चाहिए? जो ताम्र स्निग्ध होगा, ओके, मृदु होगा, रक्तवर्णीय होगा, हथौड़ी इत्यादि से प्रहार करने से जो टूटे ना, ओके, जो एकदम कठोर वगैरह होगा, हार्ड होगा, भारी होगा, ये सभी हमें लेना चाहिए। ओके, जो कौन सा नहीं लेना चाहिए? जो ताम्र श्वेत कलर का होगा, लाल कलर, ओके, तो मिक्स, यहाँ पे रक्त मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, मिक्स कलर होगा, ऐसा वहाँ पे रिलेट करना है। जो ताम्र कलर, सॉरी, जो ताम्र श्वेत कलर का होगा, रक्त कलर का होगा, कृष्ण कलर का होगा। ओके, तो जो ताम्र श्वेत कलर या फिर श्वेत रक्त कलर मिक्स होगा, या फिर कृष्ण कलर का होगा, ओके, या फिर वो तीनों का मिक्स होगा, यानी कि जो ताम्र श्वेत कलर, रक्त कलर और कृष्ण कलर तीनों का जो मिक्स होगा, उसको धोनो, सॉरी, इसके धोने वगैरह के बाद भी वो उस पर जो धब्बे वगैरह लगे रहते हैं ना, वो एसिडिस रहते हैं, या फिर जो मारने वगैरह से यानी कि आघात वगैरह करने से कोई वहाँ पे हथौड़ी वगैरह से और उसको प्रहार वगैरह करे ना, तो टूट जाता है। ओके, इतना वो मृदु, इतना भंगुर वगैरह जैसा होता है, तो वैसा वाला हमें जो ताम्र है वो नहीं लेना चाहिए, वैसा हमें डिस्कार्ड कर रहा है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ताम्र के 8 विषय दोष। ओके, तो ताम्र के 8 विषय दोष मतलब क्या हुआ? जैसा कि विष मतलब क्या होता है? जहर। ओके, जहर आपके माइंड में आ रहेगा, विष मतलब जहर। ओके, तो विषय दोष मतलब वही है कि जो इम्प्योरिटीज, ओके, अल्टीमेटली जो ताम्र में है उसे हम क्या बोलते हैं? विषय दोष बोलते हैं। तो ताम्र के समान दूसरा कोई विष नहीं है, क्योंकि विष में एक दोष होता है जिसको खाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जबकि ताम्र में एक साथ विष के समान अलग अलग 8 प्रकार के वहाँ पे लक्षण बताए गए, 8 प्रकार के विषय दोष रहते हैं। ओके, तो विषय दोष मतलब होता है कि विष से जो प्रोड्यूस होने वाले जो इफेक्ट होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? विषय दोष बोलते हैं। तो ताम्र के अंदर 8 प्रकार के जो विष लेने के बाद जो इफेक्ट होते हैं ना, वो दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ताम्र के 8 विषय दोष बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वो विषय दोष कौन से हैं? श्वेद क्लेद वांति ही, अरुचि एवं चित्त संताप। ओके, ये भ्रम मूर्छा विदाह, श्वेद क्लेद वांति, अरुचि और चित्त संताप, ये 8 प्रकार के विषय दोष बताए गए हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, विष मतलब होता है पॉइजन, जहर। जहर अगर आपने ले लिया तो उसके बाद होता है क्या है कि जो 8 लक्षण, मेजरली जो 8 लक्षण होते हैं ना, उनको वो जो 8 लक्षण है ना, वो ताम्र के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है, वो वहाँ पे उसको विषय दोष बोला है। ओके, ये जो श्लोक है यहाँ पे जो लास्ट 2 लाइन है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अब वो 2 लाइन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, न विषम विषम इति आहूत ताम्रम तो विषम उच्यते, एक दोषो विषय ताम्रे, सॉरी, एक दोषो विषय ताम्रे तो अष्टो दोषः प्रकृतितः। ओके, वही बोल रहे हैं कि एक दोष हमारे विषय द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। ओके, लेकिन अल्टीमेटली जो विष हम लेने वाले हैं, ओके, जो हम विष लेते हैं वो उनका इफेक्ट नहीं होता है, सॉरी, वो उनका इफेक्ट होता है। ओके, बॉडी के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो ताम्र होता है ना, ताम्र, अशुद्ध ताम्र लेने के बाद डायरेक्टली वो ऐसा 8 इफेक्ट करते हैं। ओके, तो एक दोषो विषय ताम्रे तो अष्टो दोषः प्रकृतितः, ताम्र के अंदर 8 प्रकार के दोष होते हैं। ओके, जो अल्टीमेटली विषय के अंदर एक दोष होता था, लेकिन ताम्र के अंदर 8 दोष होते हैं।
तो एक दोषो विषय ताम्रे, एक दोष हमारे विष के अंदर होते हैं। ताम्र तो अष्टदोषा प्रकृतितः, वो कौन से? ब्रह्म मूर्छा विदाहश श्वेत क्लेद वांति ही अरुचिश्य चित्त संताप एते दोषाः विषोपमः। ओके, या तो वो भ्रम पैदा करेगा, वो जो पर्टिकुलर अशुद्ध जो ताम्र होगा ना वो भ्रम पैदा करेगा, मूर्छा वगैरह लाएगा, विदाह जलन वगैरह प्रोड्यूस करेगा, स्वेटिंग करेगा, क्लेद यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उसको बढ़ाएगा, वांति बढ़ाएगा, अरुचि ओके लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, चित्त संताप यानी कि जो मेमोरी वगैरह होगी ना वो लॉस हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? ये सभी विष के सिम्टम्स है, विष के लक्षण है। ओके, तो ऐसे 8 लक्षण हमें ताम्र के अंदर देखे जाते हैं। तो अल्टीमेटली 8 दोष कुछ शोधन द्वारा निकल जाते हैं, लेकिन कुछ जो एसिड्स रहते हैं उनका हम इरेडिकेशन होता है ना वो अमृतीकरण के दौरान करते हैं। ओके, इनका जो सामान्य शोधन का जो वे बताया गया है सेम विधि है जैसे हमने स्वर्ण में देखा, जहाँ पे हमने स्वर्ण रजत को अलग अलग पत्र में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उनको अल्टीमेटली उनको आग पे तपाना है, और जो 5 प्रकार के जो द्रव्य मीडिया यूज़ किया है, लिक्विड मीडिया जो यूज़ किया है, उन अलग अलग द्रव्य मीडिया में, लिक्विड मीडिया में 7-7 बार निर्वाप करना है। इससे क्या होता है, जो धातु होते हैं ना उनका सामान्य शोधन हो जाता है। विशेष शोधन ताम्र का इम्पॉर्टेंट है। ओके, वो इस प्रकार है कि सांदो लवण, नींबू स्वरस, ये दोनों आपको कंबाइन करना है, और इनसे मिश्रित जो लेप है वो आपको, जो आपने शोधन किया ना वो पर्टिकुलर ताम्र का जो पत्र है, वहाँ पे आप टुकड़ा है जिसका भी आपने शोधन किया उसके ऊपर आपको उसका लेपन करना है। लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। ओके, रक्त यानी कि लाल कलर तक इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। हीट करने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है, निर्वाप करना है। ओके, कौन से निर्वाप मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल को हीट करने के बाद जब किसी लिक्विड मीडिया में हम डुबोते हैं उसको बुझाते हैं। ओके, तो कौन सा लिक्विड मीडिया यहाँ पे यूज़ करना है, अम्ल रस का लिक्विड मीडिया यूज़ करना है। ओके, तो डिप्ड और निर्वाप कैरिड ऑन इन अम्ल रस लाइक कांजी, नींबू स्वरस। ओके, तो नींबू स्वरस ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो नींबू स्वरस में अल्टीमेटली नींबू स्वरस और कांजी, या फिर वहाँ पे जो हमारा नींबू स्वरस है, ओके नॉट दैट मच। ओके, अगेन मैं आपको वो सेम थिंग बोल रहा हूँ कि जो अल्टीमेट जो सांदो लवण है ना, सांदो लवण और जो हमारा नींबू स्वरस है उनसे मिश्रित उनसे बनाए गए जो लेप है वो हमने ताम्र के ऊपर लगाया, और अल्टीमेटली उसको हीट किया, रक्त तप्त किया उसको। रक्त तप्त हो जाने के बाद उस पर्टिकुलर ताम्र को हमने क्या किया, उसको बुझाया, उसको निर्वाप किया। किस में निर्वाप करना है हमें, उसको अम्ल रस में निर्वाप करना है, या तो कांजी हो या तो नींबू स्वरस हो। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, नींबू स्वरस का करते हैं। और अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर निर्वाप हमने किया ना, इसका निर्वाप हो जाने के बाद अगेन उसको रक्त तप्त करना है। रक्त तप्त करने के बाद जो अगेन उसको डिप्ड करना है। प्रीवियसली जो डिप्ड किया जो लिक्विड मीडिया उसको डिस्कार्ड करना है। अगेन आपको नया फ्रेश लिक्विड मीडिया लेना है, उसको डिप्ड करना है, अगेन उसको रक्त तप्त करना है। अगेन जो डिप्ड जो लिक्विड मीडिया है आपको डिस्कार्ड करना है, दूसरा नया लिक्विड मीडिया लेना है, अगेन उसको डिप्ड करना है। ओके, तो ऐसे टोटल आपको 8 बार करना है। ओके, तो इससे क्या होता है, ताम्र का विशेष शोधन हो जाता है। तो 8 बार नींबू स्वरस में निर्वाप करने से ताम्र विशुद्ध हो जाता है, ताम्र शुद्ध हो जाता है। ताम्र का मारण की अगर बात करें, ताम्र का भस्म कैसे बनता है, तो कज्जली जो होती है ना, तो ताम्र का मारण का जो विधि है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो हमने सोमनाथी ताम्र भस्म जो है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया उसके बारे में, तो वो भी जो विधि है ना वो अगर आप पढ़ोगे या फिर वो अगर आप याद रखोगे तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये सामान्य लेवल के तौर पर, ऑर्डिनरी लेवल पे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कज्जली जो है ना, कज्जली और जो ताम्र है, ओके, जो शोधित किया हुआ जो आपके पास ताम्र का जो टुकड़ा है, जो तार है, ओके, वो लेना है आपको, और कज्जली लेना है। मैं आपको बता दूँ वंस एक चीज़, दैट नथिंग बट द ताम्र का जो मारण होता है ना वो विधि ऑलरेडी मैंने उसको बनाया है। यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो। वहाँ पे मैंने बताया है, एक चीज़ बताया कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, वैसे यहाँ पे सेम मैंने वीडियो के फॉर्म में बताया कि जो कज्जली होती है ना, पहले हम मटका वगैरह लेते हैं। ओके, मटके में कज्जली डालते हैं, कज्जली के ऊपर से जो हमने शोधन किया हुआ जो हमारा ताम्र है उसको रखते हैं, अगेन कज्जली डालते हैं। ऐसा लेयर वाइज हम उस पर्टिकुलर मटके में लेयर चढ़ाते रहते हैं।
कज्जली का, ताम्र का, कज्जली का, ताम्र का, ओके। और लेयर बन जाने के बाद अल्टीमेटली सबसे ऊपर लेयर पर आपकी कज्जली आनी चाहिए, यानी कि बॉटम और सबसे ऊपर आपकी कज्जली होनी चाहिए। देन आपको उस पर्टिकुलर मटके को ढकना है। ढकने के बाद आपको क्या करना है, उसको पुट वगैरह देना है। और उस पर्टिकुलर से पुट वगैरह देने के बाद जो भस्म होता है ना, वो हमारा ताम्र भस्म होता है। तो अल्टीमेटली ये जो कज्जली आप यूज़ करने वाले हो ना, ये वटांकुर स्वरस या फिर निम्बू स्वरस से मर्दित हुआ होना चाहिए, ओके। ये आपको याद रखना है। इससे क्या होता है, जो भस्म आप बनाओगे ना, ये अच्छी क्वालिटी का बनेगा, ओके। अरेंज इन लेयर वन अनदर वन, ओके। मटके में कज्जली ताम्र ऐसा लेयर करना है। वो जो पर्टिकुलर वीडियो है आप उसको देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके। और आपको गजपूट करना है, और गजपूट करने के बाद ताम्र भस्म बन जाएगा। तो 8 बार गजपूट देने के बाद ताम्र भस्म इजीली तरीके से बन जाता है। लेकिन 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 ये जो विधि से आपने भस्म बनाया, ये इसमें बहुत सारे दोष वगैरह रहते हैं, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ वगैरह रहते हैं। इसीलिए हम सोमनाथी ताम्र भस्म जो बनाने की जो विधि है ना, वो हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, ओके। ये नॉर्मली ऑर्डिनरी मैंने वे बताया, जो हमारा मतलब जो इम्पोर्टेंट वाला जो वे है ना, वो सोमनाथी ताम्र भस्म होता है। यानी कि सोमनाथी ताम्र भस्म यानी कि सोमनाथी ताम्र भस्म में जो विधि बताई गई है ना, उस विधि से बनाएगा जो ताम्र भस्म होता है ना, उसमें कोई भी दोष वगैरह नहीं होते, इसलिए उसको बेस्ट बोला जाता है, और इसीलिए उसको बेस्ट विधि बोला गया है ऑफ ताम्र भस्म, ओके। तो वो अगर आप देखोगे तो वो इम्पॉर्टेंट है, ओके। जस्ट ये आपको पर्टिकुलर याद होना चाहिए। एक तरीका मैंने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया। इन दिस ताम्र भस्म बहुत सारे दोष वगैरह रहते हैं, स्टिल दोष रहते हैं, जो कि अष्टदोष जो मैंने आपको बताया, भ्रम, मूर्छा, विदाह, शब, वहाँ पे कांति, स्वेद वगैरह जो भी कुछ है, ओके। जो 8 दोष जो बताया मैंने, कुछ तो शोधन के द्वारा निकल जाते हैं, लेकिन कुछ अभी भी रहते हैं जिनका निकालना ज़रूरी होता है बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग इनटू द बॉडी। तो उनका निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो संस्कार होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अमृतीकरण बोलते हैं। तो सोमनाथी ताम्र भस्म के विधि से प्रिपेयर किया जो ताम्र भस्म होता है, उसमें कोई भी वहाँ पे फर्दर वहाँ पे अमृतीकरण वगैरह नहीं रिक्वायर होती है, क्योंकि वो जितने भी दोष वगैरह होते हैं ना, वो ऑलरेडी भस्म के दौरान निकल जाते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली वही बताया गया है। देखिए, तो अमृतीकरण कैसे करते कैसे हैं। तो ताम्र भस्म को गंधक मिलाकर, ताम्र भस्म जितना लिया आपका जो ताम्र भस्म बना, ओके, ऊपर की विधि जो मैंने बताई, उसके द्वारा जो ताम्र भस्म जितने क्वांटिटी में आपका बना, उतने आधे क्वांटिटी में आपको गंधक लेना है। मिलाने के बाद उसका मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद आपको पंचामृत मिलाना है, ओके। तो पंचामृत दैट नथिंग बट द गव्यम, क्षीरम, दधि, घृतम, माक्षिकम च तो शर्करा, ओके, हनी, शक्कर, ओके। वहाँ पे गव्य का यानी कि गाय का दूध, घी, और जो आपका घृत है यानी कि घी, ये 5 चीज़ों को मिलाकर इनको क्या बोलते हैं, पंचामृत बोलते हैं। तो ये जो पाउडर रहेगा, इस पाउडर में ये पंचामृत मिलाना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे इसके छोटे छोटे पैलेट बनाने, चक्रिका बनानी है, शराब शंबुड में रखना है। देन वहाँ पे गजपुट देना है, और गजपुट देने के बाद जो भस्म आपका बनेगा, ये अमृतीकृत भस्म होगा, ओके। और इसमें कोई भी दोष वगैरह नहीं होंगे। तो इसमें डुअल काम हमें देखने को मिलता है, मतलब 2 काम करना पड़ता है, एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 काम करना पड़ता है। तो कितना डिफ़िकल्ट है, ओके। वहाँ पे आप सोचोगे कि 2 काम क्यों करेंगे। आज के मॉडर्न टाइम में तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, इतने सारे वहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह हैं कि जिनका काम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। तो अल्टीमेटली इसीलिए इसी को बताने के लिए सोमनाथी ताम्र भस्म हमारे मार्केट में आया, जहाँ पे वो ऐसे विधि लाते हैं कि वहाँ पे कोई अमृतीकरण रिक्वायर्ड नहीं होती है, ओके। वेयर नो नीड ऑफ अमृतीकरण इज रिक्वायर्ड, ओके। तो प्रोसीजर इस प्रकार होती है, जैसा प्रोसीजर मैंने बताया, ओके, प्रीवियस स्लाइड में, वही सेम विधि है, लेकिन इनका बनाने का जो तरीका होता है ना, वो भी सेम ही होता है। बट जो कंटेंट इन्होंने लिया ना, उसमें कुछ वो एडिशन किए रहते हैं, ओके। यहाँ भी भस्म की सेम प्रक्रिया होती है, बट कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है। समगुण कज्जली लिया आपने, पारद और गंधक की, ओके, जैसा वहाँ पे भी हमने कज्जली लिया था। ऐड हड़ताल, यहाँ पे आपको क्या करना है, हड़ताल मिलाना है, जो कि हमने प्रीवियसली में जो हमने देखा वहाँ पे नहीं किया था। तो आधा गुण यानी कि जो कज्जली आपकी जो बनी हुई है, उसका आधा आपको हड़ताल मिलाना है, हड़ताल का पाउडर मिलाना है, शोधित किया हुआ हड़ताल का पाउडर मिलाना है। मनशिला 1/4 मिलाना है, मनशिला शोधित मनशिला का
पाउडर मिलाना है। ओके, तो इन समगुण कजली इतना मिलाना है और आपको उसको ट्रिचुरेट करना है, मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद आपको क्या करना है, इसका लेयर बनाना है। ओके, जैसा हमने लेयर बनाया था अपने प्रीवियस विधि में। ओके, जैसे कि यहाँ पे अभी जो कजली होगी ना, ओके, इस पर्टिकुलर जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमें मिलेगा ना, ये भी कजली ही होगा, क्योंकि कजली में जो आपने हड़ताल और मनशिला जो मिलाया ना, इसका भी नाम हम कजली रखेंगे। ओके, यहाँ पे जो कजली है इसका आपको मतलब ये याद रखना है कि ये कजली में हमने हड़ताल और मनशिला भी मिलाया है। कजली मतलब ये होता है कि पारद और गंधक से जो प्रिपेयर किया जो ब्लैक कलर कंपाउंड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कजली बोलते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको सेम थिंग रिपीट करूँगा कि कजली में जितने भी हम द्रव्य वगैरह मिलाने के बाद भी जो अल्टीमेटली उसको हम क्या बोलते हैं, कजली ही बोलते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी थिंग्स आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि ये जो कजली है इसमें अंदर क्या क्या मिला गया है। अदरवाइज सामने वाला बंदा ऐसा सोचेगा कि कजली में यहाँ पे पारद और गंधक ही है। ओके, तो किसी को बताने से पहले आपको बता देना है कि कजली में ये द्रव्य मिलाया गया है, तो वो समझ जाएगा कि ये कजली जो हमारा नॉर्मल वाला था इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाला है। ओके, तो इस पर्टिकुलर कजली का आपको क्या करना है, मटके के अंदर लेयर करना है, अगेन ताम्र डालना है, लेयर अगेन ताम्र, ऐसे टोटल लेयर वाइज करने के बाद इसका संधि बंधन वगैरह करना है, गजपुड़ देना है। स्वांग शीत यानी कि सेल्फ कूलिंग हो जाने के बाद शराब संपुट को मृतिका पात्र खोलना है। ओके, और ताम्र भस्म को निकाल कर सूक्ष्म चूर्ण कर उसको सुरक्षित रखना है। ओके, ताम्र भस्म की अगर गुड़ की अगर बात करें तो मधुर तिक्त कषाय रस का होता है, वो स्निग्ध और गुरु होता है, वीरी उष्ण वीरी का होता है, विपाक मधुर विपाकी होता है। ओके, और कर्म की अगर बात करें तो पित्त और कफ को वो हरता है। ताम्र भस्म जो होता है ना, वो लेखन एक्टिविटी दिखाता है, स्क्रैपिंग करने के लिए यूज़फुल होता है। हमारे जितने भी कफ वगैरह होते हैं ना उनको स्क्रैप करने के लिए काम करता है। वो जितने भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो डिपॉजिट हुए रहते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर उनको स्क्रैप करने के लिए रहता है। जितने भी मल होते हैं उनको स्क्रैप करता है वो। ओके, हमारे जो जितने भी स्कल में साइनसेस होते हैं उनके अंदर जो म्यूकस होता है उनको स्क्रैप करता है। ताम्र भस्म में अभी गुड़ की बात कर रहा हूँ। ओके, इनके जो प्रॉपर्टीज है इनकी बात कर रहा हूँ। ताम्र भस्म जो होता है वो लीवर टॉनिक होता है, यानी कि लीवर के लिए बहुत ही उपयोगी द्रव्य है, बहुत ही उपयोगी भस्म होता है। ओके, इंडिकेशन रोगाग्नता की अगर बात करें तो उदर रोग हो गया, असाइटिस हो गया, कुष्ठ व्याधि में, कृमि रोग में स्थूलनाशक होता है। ओके, स्थूलनाशक क्यों होता है, क्योंकि ये उष्णवीर्य हमारा भस्म है। स्थूलनाशक दैट नथिंग बट क्योंकि ये मेद को कम करते हैं। ओके, स्थूलता को कम करते हैं। दीपन है, पांडु व्याधि को ठीक करता है। लेखन स्क्रैपिंग का काम करता है ये। काश श्वास प्रतिशय, ओके, रैनिटिस हो गया, श्वास व्याधि ब्रोंकल अस्थमा हो गया। और काश मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो ड्राई कफ होते हैं उनको हम काश बोलते हैं। तो इन सभी में क्या होता है, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। अम्ल पित्त व्याधि में भी करते हैं। इत्यादि रोगों को क्या करता है, वो दूर करता है, हरण करता है। सोमनाथी ताम्र भस्म की रोगानुसार अनुपान वेद से सेवन करने से परिणाम शूल, उदर शूल, यकृत रोग, पांडु रोग, यहाँ पे जो लिखा गया है इसका मतलब ये है कि जो डिसीज़ में आपको यूज़ करना है ना, जैसे कि अभी मैं सोमनाथी ताम्र भस्म ऐसा बोल रहे हो कि जितने भी जो विकार होते हैं ना, जितने भी रोग है ना, आप उन सभी रोगों के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको अनुपान लेना है। अनुपान लेना है, कैसे लेना है, यहाँ पे हम आमयिक प्रयोग बोल सकते हैं। ओके, जैसे मैंने स्वर्ण के दौरान बताया था, यहाँ पे अनुपान से आपको क्या रिलेट करना है, ऐसा रिलेट करना है जैसे कि जो किडनी होती है ना, किडनी का अगर फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पुनर्नवा, गोक्षुर वगैरह यूज़ करते हैं। तो पुनर्नवा, गोक्षुर के जो कल्प होंगे ना, जो ताम्र भस्म होगा ना, उनके साथ हम पुनर्नवा और गोक्षुर के जो कल्प होंगे ना, कंबाइनली वहाँ पे पेशेंट को देंगे। ओके, तो इससे होता है कि इसका एक डायरेक्ट एक्शन देखने को मिलता है। तो वही इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर रोगों को ठीक करना है उसका जो मेन जो द्रव्य होगा वो आप जानते रहोगे। अगर लीवर की अगर बात करें, लीवर के अगर रोगों को ठीक करना है, ताम्र भस्म को हम क्या करते हैं, भूमि आम्लकी के साथ देते हैं। ओके, अगर वहाँ पे लंग डिसीज़ है, लंग्स का अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, ताम्र भस्म को पिपली के साथ देते हैं। ओके, तो ये सभी आमयिक प्रयोग है। अल्टीमेटली इनके साथ देने से ये सभी क्या होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। ओके, अग्निमांद्य, गुल्म आदि रोगों में क्या होता है, जल्दी से रिजॉल्व देखने को मिलता है। ताम्र भस्म की अगर मात्रा की अगर बात करें
तो 1/8 और 1/2 जो होता है हमारा 1/38 से इतनी इसकी मात्रा होती है, यानी कि लेस दैन अपना 125 मिलीग्राम का हाफ कितना होता है, जल्दी सोचो। तो अल्टीमेटली वहाँ पे जितना भी हो, ओके, यानी कि 64.5 जो हमारा होता है, ओके, उससे भी कम 64.5 मिलीग्राम जो है, उससे भी कम जो मात्रा होती है ताम्र भस्म की मात्रा बताई गई है। ताम्र भस्म का जो कलर होता है वो काले कलर का होता है, ओके। इसकी परीक्षा की अगर बात करें कि ताम्र भस्म हमारा अच्छा है या नहीं है, तो एक वारितर शो करता है, ओके। भस्म परीक्षा ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो। वारितर होता है, वारितर परीक्षा वो शो करता है, रेखा पूर्णत्व परीक्षा शो करता है, निश्चंद्र परीक्षा शो करता है। ताम्र भस्म को खट्टे दही में डालने के बाद क्या होता है, ताम्र भस्म को खट्टे दही में या फिर नींबू स्वरस में, यानी कि कोई भी खट्टे प्रोडक्ट में डालने के बाद क्या होता है, अगर वो कंटेंट, अगर वो नीले वर्ण या फिर वो हरा कलर का टर्न हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली वो हमारा जो भस्म होगा ना, वो दोषयुक्त होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अगर कोई भी कलर परिवर्तन नहीं होता है तो वो जो भस्म है ना, ताम्र भस्म, वो अच्छा है, ऐसा समझना चाहिए। सेवन जन्य विकार शमन उपाय, मतलब ये हुआ कि ताम्र भस्म अगर आपने सपोज ज़्यादा ले लिया, ओके, या फिर अगर उसको प्रॉपर टाइम में नहीं लिया, तो उससे जो होने वाले जो विकार होते हैं ना, उनको शांत करने के लिए जो हमारे कोरिएंडर के जो सीड होते हैं ना, उनसे निर्मित जो क्वाथ होते हैं, उनको हमें मिश्री के साथ लेना चाहिए, ओके, 3 दिन तक लेना चाहिए। इससे जो ताम्र भस्म के जो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ये जो भी होते हैं ना, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इनके प्रमुख योग की अगर बात करें तो लक्ष्मी विलास रस, ताम्र परपटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचामृत परपटी, हृदयाणव रस, ये सभी क्या है, इनके प्रमुख योग है, प्रमुख कल्प है, प्रमुख फॉर्मुलेशन है ऑफ ताम्र भस्म, ओके। हमारा जो 4th धातु है, ओके, दैट इज नथिंग बट द आयरन, जिन्हें हम लौह बोलते हैं। सिनोनिम्स इसका है आयस, सार लौह और शस्त्र लौह, ओके। इनके अगर टाइप्स की अगर बात करें तो मुंड लौह, तीक्ष्ण लौह और कांत लौह, इनके 3 प्रकार बताए गए, जिनमें से कांत लौह बेस्ट क्वालिटी वाला आयरन है, ओके। क्यों है ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया कि लौह नॉट मीन्स धातु, लौह मतलब क्या होता है यहाँ पे, आयरन। तो लौह को हम धातु भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लौह मतलब क्या है, आयरन, ओके। मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आपको मैंने बताया। आयरन मतलब क्या होता है, सॉरी, जो मुंड लौह है ना, ये आयरन, ये कास्ट आयरन इनको हम बोलते हैं। तीक्ष्ण लौह को हम मैलेबल आयरन बोलते हैं, और कांत लौह को हम मैग्नेटिक आयरन ओर बोलते हैं, ओके। मैग्नेटिक आयरन ओर बोलते हैं, मतलब जिसके पास चुंबकत्व आकर्षण की जो क्षमता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कांत लौह बोलते हैं। इसलिए कांत लौह जो है वो आयरन की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ आता है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रकार भी बताए गए हैं मुंड लौह, तीक्ष्ण लौह और कांत लौह के। मुंड लौह के मृदु कुंठ, कडार, ऐसे 3 प्रकार बताए गए हैं। तीक्ष्ण लौह के खर, सार, हन्नाल, देन वहाँ पे तार खट्ट और वाजीर, ऐसे टोटल उन्होंने 6 प्रकार बताए गए तीक्ष्ण लौह के। कांत लौह के 5, वहाँ पे उन्होंने 5 प्रकार बताया, भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावक, रोमकांत, ऐसे टोटल उन्होंने 5 प्रकार बताए कि इसके कांत लौह के। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने फर्दर इसका डिटेल में नहीं बताया। लौह के दोष, जैसा कि ताम्र के दोष थे, लौह के वहाँ पे उन्होंने 7 प्रकार के दोष बताए, इसलिए हम इनका क्या करते हैं, शोधन करते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, ताम्र का शोधन करने के, सॉरी, ताम्र के दोष भस्म बनाने के बाद भी कुछ दोष रहते हैं, लेकिन ऐसा लौह के कैटेगरी में नहीं देखा जाता है। लौह के दोष शोधन करने के बाद टोटली निकल जाते हैं, ओके। तो गुरुता, दृढ़ता, उत्क्लेद, ग्लानि, दाहकारिता, अश्म दोष, सदुर्गंधो, दोषाः सप्त आयश, ओके। आयस मतलब आयस बोलो, ये सभी क्या है, हमारे अल्टीमेटली लौह के पर्याय नाम है, ओके। तो गुरुता, अगर आप बिना शोधन के लौह आयरन को अगर यूज़ करोगे, बिना शोधित अगर आप भस्म बनाओगे, तो गुरुता इंड्यूस करेगा, दृढ़ता इंड्यूस करेगा, उत्क्लेद करेगा, ग्लानि, चक्कर वगैरह इंड्यूस करेगा, दाह को पैदा करता है, अश्मरी इंड्यूस करेगा, शरीर में से दुर्गंध वगैरह प्रोड्यूस होता है। तो इन सभी जो दोष होते हैं ना, ओके, इन सभी से बचने के लिए इनका शोधन किया जाता है। इनका शोधन भी 2 प्रकार से होता है, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। सामान्य शोधन का जो वे है ऑलरेडी मैंने सभी वे में बताया ही है। तो जो लोहा है उनको हम तपाते हैं, लाल रक्त तप्त करते हैं, और रक्त तप्त किया हुआ जो लोहा होता है उसको हम तिल, तेल, तक्र, कांजी, कुलत्तक्वात और गोमूत्र में 1 हम क्या करते हैं, 7-7 बार उसको डिप करते हैं, 7-7 बार उसका निर्वाप करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया है, ओके। इसका विशेष शोधन इस प्रकार होता है ना, सिंपल वे है,
जो त्रिफला क्वाथ आपको पहले बनाना है। त्रिफला क्वाथ बनाने के लिए जो लिक्विड मीडिया आप यूज़ करने वाले हो, यहाँ पे आपको कोई जल का यूज़ नहीं करना, यहाँ पे आपको गौमूत्र का यूज़ करना है। ओके, तो त्रिफला क्वाथ प्रिपेयर विथ गौमूत्र, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको भी त्रिफला क्वाथ ही बोलेंगे, लेकिन गौमूत्र से प्रिपेयर किया हुआ उनको त्रिफला क्वाथ बोलेंगे। ओके, तो ऐसा पर्टिकुलर जो त्रिफला क्वाथ होगा, उस पर्टिकुलर त्रिफला क्वाथ में शोधन जो हमारा अशुद्ध जो लोह है उसको हम तपाएंगे पहले, रेड हॉट करेंगे उसको। ओके, उसके बाद उसको हम जो त्रिफला क्वाथ में डिप करेंगे, त्रिफला क्वाथ प्रिपेयर विद गौमूत्र। ओके, तो डिप्ड इन त्रिफला क्वाथ, जहाँ पे क्वाथ को बनाने के लिए गौमूत्र का यूज़ किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, त्रिफला क्वाथ गौमूत्र बोलते हैं। इनका अल्टीमेटली 7 बार सेम प्रोसीजर 7 बार करने से क्या होता है, जो हमारे जो लोह होते हैं ना, जो आयरन होता है, इनका इससे शोधन हो जाता है। ओके, तो 7 बार रेड हॉट करने के बाद त्रिफला क्वाथ में गौमूत्र, त्रिफला क्वाथ में अल्टीमेटली जो हमारे लोह होते हैं, जो आयरन होते हैं, इनसे इनका शोधन हो जाता है। भस्म बनाने की अगर विधि बताएं तो इनका भस्म बनाने की विधि भी अलग तरीके का है, एक इम्पॉर्टेंट वे बताया गया है। ओके, भानुपाक, स्टालीपाक और जो हमारा थर्ड पाक यानी कि पुट पाक। ओके, भानुपाक मतलब ये होता है कि आपको एक कपड़ा या फिर वहाँ पे थाली वगैरह यूज़ करना है। ओके, भानु मतलब होता है सूर्य, तो अंडर द एक्सपोजर ऑफ द सूर्य जो हम वहाँ पे जो एक्ट करने वाले, जो प्रोसीजर जो करने वाले हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, भानुपाक बोलते हैं। ओके, तो त्रिफला क्वाथ में लोह चूर्ण को, जो आपने शोधन किया ना लोहे को, उसको क्या करना है, पहले आपको शुद्ध लोह चूर्ण बनाना है। ओके, उलूखल यंत्र में, खलव यंत्र में, जो भी आप यूज़ करो, वहाँ पे उसके थ्रू आपको क्या करना है, उसको चूर्ण फॉर्म में बनाना है। और चूर्ण फॉर्म में त्रिफला क्वाथ अभी आपको बनाना है। ओके, तो पहले आपने चूर्ण फॉर्म बना लिया, शोधित किया हुआ आपको लोह आपने ले लिया, उसका आपने चूर्ण बना लिया। चूर्ण बनाने के बाद सेकेंड थिंग आपको अभी क्या करना है, त्रिफला क्वाथ बनाना है। अभी जो त्रिफला क्वाथ बनाओगे, यहाँ पे आपको लिक्विड मीडिया जल यूज़ करना है। ओके, वो एक्सेप्शनल कहता है, कभी कभी हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कहीं कभी अगर बोला जाए त्रिफला क्वाथ, तो वहाँ पे आपको समझना है कि त्रिफला क्वाथ मतलब क्या है, जहाँ पे लिक्विड मीडिया जल का यूज़ किया गया है। ओके, तो त्रिफला क्वाथ में लोह चूर्ण को रखने के बाद तीव्र धूप में इसको क्या करते हैं, सुखाया जाता है। ओके, तो ऐड लोह चूर्ण। ओके, तो त्रिफला क्वाथ लिक्विड मीडिया है, इसमें लोह चूर्ण को डाला जाता है और एक्सपोजर ऑफ सन, ओके, इनको हम डाल देते हैं, खुला छोड़ देते हैं और सुखाते हैं। ओके, और सूखते समय अगर त्रिफला क्वाथ सूख जाता है पूरा, मतलब तीव्र धूप जो होता है उसके एक्सपोजर में अगर त्रिफला क्वाथ ड्राई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसमें हमें और डालते रहना है। ओके, ऐड त्रिफला क्वाथ वेन एवर इट ड्राई। ओके, तो आफ्टर 3 to 7 टाइम त्रिफला क्वाथ डालने के बाद, यानी कि 3 से 7 बार, जब वो त्रिफला क्वाथ जो आप डालते जा रहे हो वो जब तक सूख ना जाए तब तक आपको डालना है। ओके, और जैसे ही 3 से 7 बार वो प्रोसीजर ख़त्म हो जाती है, आपको वो चूर्ण यानी कि सूखा हुआ पार्ट, ओके, ना कि गीला हुआ पार्ट, सूखा हुआ पार्ट आपको ऑब्टेन करना है और वो पर्टिकुलर सूखे हुए पर्टिकुलर लोह चूर्ण को गेन करना है। ओके, तो अल्टीमेटली भानुपाक के बाद हमारा जो नेक्स्ट पाक आता है, दैट इज कॉल्ड स्टाली पाक। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, त्रिफला क्वाथ में भानुपाक से ऑब्टेन किया हुआ जो लोह चूर्ण है, अगेन इनको हम हीट देते हैं, लेकिन ना कि वहाँ पे सूर्य, हम पहले सूर्य के एक्सपोजर में किए थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थाली में रखकर क्या करते हैं, वहाँ पे अग्नि के एक्सपोजर में करते हैं। ओके, तो प्रोसीजर विल बी सेम ऑफ द सेम। भानुपाक से प्राप्त लोह चूर्ण को त्रिफला क्वाथ में एक थाली में लेकर तीव्र अग्नि पर उसको हम सुखाते हैं। ओके, तो हमारा जो त्रिफला क्वाथ का जो रेशो होता है ना, वो 2 भाग होता है। ओके, यानी कि 2 भाग त्रिफला क्वाथ जो लोह चूर्ण आपने ऑब्टेन किया बाय भानुपाक। ओके, तो भानुपाक से ऑब्टेन किया हुआ लोह चूर्ण से आपको 2 गुना त्रिफला क्वाथ लेना है। 2 गुना त्रिफला क्वाथ में आपको जो 1 गुना वाला जो आपका लोह चूर्ण है, जो कि आपने भानुपाक से जो गेन किया, उसको डालना है और तीव्र अग्नि पे आपको उसको सुखाना है। ओके, सुखाने के बाद जो चूर्ण आपको ऑब्टेन होगा ना, ओके, जो आपको सॉलिड ऑब्टेन होगा उसको चूर्ण बनाइए और अल्टीमेटली इनको हम क्या बोलेंगे, स्टाली पाक लोह चूर्ण बोलेंगे। ओके, तो इससे बनने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे पुट पाक कंटिन्यू करना है। स्टाली पाक के बाद थाली में लोह चूर्ण को पकाने के बाद त्रिफला क्वाथ से उसका मर्दन करना है। ओके,
तो यहाँ पे एक विशेष विधि बताई गई है, इम्पॉर्टेंट विधि है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि पूटपाक मतलब क्या होता है। अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोहा का भस्म बनाने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि त्रिफलाक्वात में स्थालीपाक से जो आपको जो लोहा चूर्ण ऑब्टेन होने वाला है, इसमें डायरेक्टली आप क्या करो, त्रिफलाक्वात से इसका क्या करो, मर्दन करो। ओके, लेकिन मर्दन करने के साथ साथ वो यहाँ पे एक स्पेशल थिंग्स वहाँ पे बता रहे हैं कि जिस जिस रोगों को नष्ट करना है, नष्ट करने के लिए लोह भस्म बनाना है, उस रोगों को नष्ट करने वाले औषधि से लोह भस्म का मर्दन करना है। ओके, तो मर्दन करना है तो वो औषधि द्रव्य अवस्था वाली होनी चाहिए, और उन द्रव्य अवस्था वाली औषधियों से के साथ अगर मर्दन करोगे तो वो जो लोह भस्म है वो अल्टीमेटली उनके ऊपर एक्शन शो करेगा। ओके, अदरवाइज़ अब अगर आपको कोई डाउट वगैरह है, ओके, कि किसके साथ वगैरह क्या करना है ये मुझे पता नहीं है, मुझे आप एक परफेक्ट रूल बताइए। ओके, द सिंपल सा कोई कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, तो सिंपल सा रूल यही है कि 100 से 1000 पुट आपको देना है त्रिफलाक्वात में मर्दित लोह चूर्ण को। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि स्थालीपाक से ऑब्टेन लोह चूर्ण को आपको चूर्ण करना है, चूर्ण फॉर्म बनाना है। चूर्ण फॉर्म में बनाने के बाद आपको त्रिफलाक्वात में उसका मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद आपको वहाँ पे उसके पैलेट्स बनाना है, चक्रिका वगैरह बनाना है। ओके, चक्रिका वगैरह बनाने के बाद आपको पुट देना है। तो पुट देने के बाद ये हमारा एक पुट हुआ। ऐसे टोटल 100 से 1000 पुट देने के बाद जो भस्म आपका ऑब्टेन होगा ना, वो बहुत ही अच्छा भस्म होता है। उनको हम क्या बोलते हैं, लोह भस्म बोलते हैं। ये हमारा एक वे था। दूसरा वे ऐसा भी हो सकता है कि जो जहाँ पे आपको यूज़ करना है, अगर वहाँ पे आपको अल्टीमेटली अगर किडनी के ऊपर आपको उसका एक्शन दिखाना है, ओके, तो वहाँ पे पुनर्नवा जो क्वाथ होते हैं, पुनर्नवा अष्टक क्वाथ होता है, पुनर्नवा जो भी कुछ उनके जो द्रव्य यूज़ पुनर्नवा अरिष्ट होता है। ओके, तो उनके द्वारा जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनके थ्रू आप उसका मर्दन करिए। ओके, यानी कि जो लिक्विड मीडिया यूज़ है वो लिक्विड मीडिया यूज़ करिए। तो पुनर्नवा किडनी के ऊपर अपना एक्शन दिखाएगा, और लोह भस्म भी क्या करेगा, अपना किडनी के ऊपर एक्शन दिखाएगा। तो अल्टीमेटली ये आपको बस इतना याद रखना है कि जो एक्शन हमें चाहिए वो एक्शन वाले द्रव्य हमें अल्टीमेटली इकट्ठा करना है, और लोह भस्म के साथ उसका मर्दन करना है, चक्रिका वगैरह बनाना है। या फिर सिंपली वे स्थालीपाक से ऑब्टेन जो लोह चूर्ण है उसको क्या करना है, आपको त्रिफलाक्वात में मर्दन करना है। 100 से 1000 पुट देने के बाद जो ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लोह भस्म बोलते हैं। ओके, तो जस्ट जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा गया है। कज्जली या फिर एक और भी बताया गया है कि कज्जली और प्लस जो भस्म बनाने के लिए जो स्थालीपाक से ऑब्टेन लोह चूर्ण हमने लिया। ओके, तो कज्जली प्लस स्थालीपाक से ऑब्टेन लोह चूर्ण और त्रिफलाक्वात। ओके, तो त्रिफलाक्वात अलोन या फिर कज्जली अलॉन्ग विद दैट कज्जली। ओके, तो कज्जली या फिर आप त्रिफलाक्वात से मर्दित लोह चूर्ण और वहाँ पे 100 से 1000 पुट देकर जो भस्म बनाओ वो भी बेस्ट है। ओके, नो डाउट दैट विल बी ऑल्सो बेस्ट। यहाँ पे जो वे बताया गया कि कज्जली और जो आपने जो स्थालीपाक से जो लोह चूर्ण ऑब्टेन किया वो, और त्रिफलाक्वात अलॉन्ग विद दैट त्रिफलाक्वात आपने यहाँ पे कज्जली भी ऐड कर दिया है। ओके, तो उससे मर्दन करने के बाद जो ऑब्टेन करके जो चक्रिका वगैरह पुट वगैरह देने के बाद जो ऑब्टेन होगा वो भस्म जो होगा वो भी अच्छा होता है। ओके, इसकी परीक्षा बताई गई है, यहाँ पे निरुक्त परीक्षा बताई गई है, अपुनर्भव निरुक्त परीक्षा बताई गई है। लोह भस्म को मित्र पंचक के साथ मिलाना है। ओके, मित्र पंचक में हमारे जितने भी वहाँ पे आते हैं, ओके, वहाँ पे हमारा गुंजा आता है, टंकण आता है, गुग्गुल आता है, ओके, सर्पी आता है। ओके, तो जितने भी 5 द्रव्य आते हैं मित्र पंचक उन्हें हम बोलते हैं। तो अल्टीमेटली वो 5 द्रव्य को हमें क्या करना है, जो हमें अभी भस्म ऑब्टेन हुआ, ओके, पुट वगैरह देने के बाद वो भस्म को हमें क्या करना है, पंचामृत के साथ, नॉट पंचामृत, मित्र पंचक के साथ उसका मर्दन करना है। ओके, मर्दन करने के बाद पैलेट वगैरह बनाना है, पुट देना है, और पुट देने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, पुट देने के बाद जो अभी आपको जो भस्म अभी ऑब्टेन होगा ना, अपुनर्भव या फिर जो निरुक्त भस्म जो ऑब्टेन होगा ना, वो भस्म और जो प्रीवियस जो आपका भस्म था उसमें कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो निरुक्त भस्म पॉजिटिव शो होना चाहिए। ओके, देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ abnormalities इन द प्रॉपर्टीज सच एज द कलर, ऑर्डर। ओके, तो ये सभी चेंज नहीं होना चाहिए जो कि हमें पहले ऑब्टेन हुआ था। ओके, ये टेस्टिंग हम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो भस्म है वो अच्छा है या नहीं है,
ओके। अगर निरुद्ध भस्म अगर उसके प्रॉपर्टीज़ में अगर वो बदलाव अगर आता है, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ताम्र भस्म हमारा अच्छा नहीं बना है। ओके, तो नो चेंज इन प्रॉपर्टीज धातु भस्म, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, निरुद्ध भस्म पॉजिटिव है। ओके, भस्म के अगर गुण की अगर बात करें तो तिक्त रस का है, मधुर रस का है, शीतवीर्य होता है और रुक्ष और गुरु इसके प्रॉपर्टीज़ होती है। लौह भस्म आप जानते हो कि आयरन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस, रक्त के उत्पत्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा द्रव्य होता है। लेखन कर्म, नेत्र वहाँ पे इसकी एक्टिविटी होती है। बल्य कर्म, ब्रेशन एफोडाइसिक एक्टिविटी दिखाता है। दीपन कर्म, वर्ण कर्म, ओके। मेद्य कर्म, उदर रोग नाशक, कफ पित्त रोग हर और कुष्ठ नाशक, गुल्म जैसी व्याधि में इनका हम देते हैं। ओके, वायु को नष्ट करता है और जितने भी अल्टीमेटली जो लेग्स और जो हैंड्स होते हैं इनके जो प्रेजेंट जो विकार होते हैं ना उनको भी ठीक करता है। ये जैसे यहाँ पे एक बताया गया कि मंडूर जो होता है ना, ओके, तो अल्टीमेटली जो हमारे जो मुंडलोह, तीक्ष्ण लोह और जो कांतलोह जो बताया गया था, मंडूर जो होता है ना, मंडूर ये अल्टीमेटली ये भी एक आयरन का, यानी कि ये भी एक क्या है, हमारा लोह है। ओके, तो वो भी अच्छी क्वालिटी में बोला गया था, लेकिन कंपेयर ऐसा किया जा रहा है, मतलब मंडूर ये भी क्या है, फेरिक जो ऑक्साइड होता है Fe2O3, मंडूर उसे हम बोलते हैं। मंडूर अल्टीमेटली ये भी एक लोह कंपाउंड है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इसकी तुलना की जा रही है अदर फॉर्म से। ओके, यानी कि मंडूर से 10 गुना मुंडलोह श्रेष्ठ है, मुंडलोह से 100 गुना तीक्ष्ण लोह श्रेष्ठ है और तीक्ष्ण लोह से लाख गुना हमारा कांतलोह श्रेष्ठ होता है। ओके, क्यों श्रेष्ठ होता है कि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे ये गुणकारी इफेक्ट दिखाते हैं। मुंडलोह की अगर गुणकर्म की अगर बात करें तो रक्तवर्धक होता है, ये कोष्ठ का शोधन करता है। ये तीक्ष्ण लोह की अगर बात करें तिक्त रस का है, शीतवीर्य है, मधुर विपाकी होता है। कांतलोह की अगर बात करें तो बल्यवीर्यवर्धक, अति रसायन है। ओके, रसायन की एक्टिविटी दिखाता है। वो आयुष्य है, आयु को बढ़ाता है, प्रमेयहर है और त्रिदोष शामक एक्टिविटी दिखाता है। इसकी मात्रा की अगर बात करें, लौह भस्म की अगर मात्रा की अगर बात करें तो 1/4 से 2 रत्ती इसकी मात्रा होती है। अनुपान की अगर बात करें तो त्रिफला, मधु और घी, शिलाजतु, इनके साथ हमें लौह भस्म का यूज़ करना चाहिए। और अल्टीमेटली अलॉन्ग विद दैट जो औषधि के जो रोगों के लिए यूज़ करना है वो अल्टीमेटली वो जहाँ पे इनका यूज़ करना है वहाँ पे एक्शन करने वाले द्रव्यों के साथ लौह भस्म का यूज़ करना चाहिए। ओके, सेवन काल में अपत्य हो जाने पर, यानी कि प्रॉपर नहीं लिया, लौह भस्म ज़्यादा वगैरह ले लिया, यानी कि 2 रत्ती से ज़्यादा ले लिया, तो वहाँ पे कुष्मांड, ओके, तिल तेल, माश, राई, अम्ल द्रव्य से उनको पेशेंट को सजेस्ट करना है कि अम्ल द्रव्य जितने भी कंटेंट है, कुष्मांड हो गए, कुछ तिल तेल हो गया, तिल तेल तो अम्ल रस का नहीं है, लेकिन जो कुष्मांड है और जो भी हमारे नींबू का स्वरस वगैरह है, कांजी है, कुलत्थ को आते हैं, ये सभी हमें लेना है। ये सभी क्या करेंगे, सेवन काल अपत्य जन जितने भी विकार है उनको क्या करेगा, दूर करेगा। हमारा जो योग है, नवायस लोह, सप्तामृत लोह और धात्रीय लोह, ये सभी क्या है, फॉर्मुलेशन है किसके, हमारे आयरन के। हमारा जो सेकेंड कैटेगरी है जिनको हम क्या बोलते हैं, पुति लोह बोलते हैं। और फर्स्ट जो उसका जो धातु है वो हमारा नाग है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा 5th धातु, नागा धातु, जिन्हें हम लेड बोलते हैं, प्लम्बम जिसे हम बोलते हैं। इसका परिणाम शीशक, शीश, भुजंग इत्यादि जितने भी सर्प के नाम होते हैं ना, वो सभी हम क्या बोलते हैं, नाग को बोलते हैं। ओके, ग्राह या नागे के अगर लक्षण की अगर बात करें तो चमकता हुआ जो नाग होता है वो हमें लेना चाहिए, अग्नि पर शीघ्र द्रवित होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो नाग का जो शोधन होता है ना, उसका ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो। अगर नहीं मिलते हैं तो मैंने बहुत सारे शोधन के विधि में एक्सप्लेन करते समय उस पर्टिकुलर वीडियो को बताया है। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी किया है कि मैंने कि किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिकल वीडियो वहाँ पे अल्टीमेटली मैंने वीडियो के अंदर वहाँ पे पुटअप किया है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा ड्यूरिंग द सर्च, तो वहाँ पे मुझे कमेंट में आप कमेंट करिए, मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो का लिंक दे दूँगा। ओके, तो अल्टीमेटली जो नाग होते हैं ना, ओके, वो दुर्गंधी होता है। ओके, और अल्टीमेटली जो नाग का जो कलर होता है वो काला कलर का होता है, उसमें चमक होना चाहिए, अग्नि पर जल्दी से द्रवित होना चाहिए, दुर्गंध यानी कि कोई उसमें गंध वगैरह नहीं आना चाहिए। तो ऐसा जो नाग होगा, ऐसा जो पर्टिकुलर जो हमारा लेड होगा ना, वो श्रेष्ठ होता है। अग्राह्य नाग मतलब ये होता है कि जो नाग मतलब हमें नहीं लेना है। ओके, तो वो बाहर से श्वेत कलर होगा, यानी कि कृष्ण कलर का नहीं है, अग्नि पर शीघ्र द्रवित नहीं होगा, दुर्गंध होगा, उसके अंदर चमक नहीं होगा। ओके,
ये सभी जो नाग धातु के जो गुण है ऐसा वाला नहीं लेना है। 2 प्रकार बताया है इसका, कुमार और समल भेद। ओके, तो गुणों में श्रेष्ठ वाला जो कैटेगरी है वो कुमार हमारा जो नाग है वो श्रेष्ठ है। शोधन विधि जो बताई गई है, नाग और वंग की दोनों की सेम विधि होती है। ओके, तो अल्टीमेट जो पुति लो उसे हम बोलते हैं ड्यूरिंग पुति मतलब होता है गंध। ओके, और लो मतलब होता है धातु। तो गंध वाले जो द्रव्य होते, सॉरी गंध वाले जो धातु होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुति लोह बोलते हैं। अभी गंध कहाँ से आती है, ड्यूरिंग द, मतलब ये जो मेटल है ना नाग और वंग जो पुतिलों के अंतर्गत आते हैं, ड्यूरिंग द इनका शोधन करते समय, मारण करते समय इनमें से बहुत गंध आती है। एक और वे होता है ड्यूरिंग द शोधन, इनका जो शोधन हम करते हैं ना, ये ढालन प्रोसीजर से इनका हम शोधन करते हैं। ढालन प्रोसीजर मतलब ये होता है कि मेटल का लिक्विफिकेशन होता है। लिक्विफिकेशन हो जाने के बाद जो लिक्विड जो लिक्विड होता है ना, अल्टीमेटली वो हम किसी लिक्विड में डालते हैं। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ढालन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम ढालन बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो लिक्विड था, ओके, मेटल का, जब आप किसी लिक्विड में डालते हो ना, वो अल्टीमेटली आपको अगेन आपके सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाता है। ओके, तो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा वहाँ पे बोरिंग लगेगा, लेकिन बस आप बस इतना याद रखिए कि नाग ब्लैक कलर का होता है और इसका जो शोधन होता है ना, नाग और वंग का दोनों का शोधन सेम होता है। ओके, सामान्य शोधन जो बताया गया था हमारे प्रीवियसली जो हम स्वर्ण रजत ताम्र लोह में जो हमने पढ़ते आए हैं। ओके, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन एक अलग भी बताया गया है कि चूर्णोदक में 7 बार ढालन करने से जो होता है हमारा सामान्य शोधन हो जाता है। तो जो थोड़ा सा शोधन प्रोसीजर जो है इसका थोड़ा सा डाउट वगैरह आपको होगा, इसलिए वहाँ पे जो अल्टीमेटली मैंने पर्टिकुलर जो लिंक है वो पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी रखा है जहाँ पे नाग और वंग का शोधन दिखाया गया है। ओके, तो चूर्णोदक में 7 बार ढालन करने से अल्टीमेटली सामान्य शोधन यानी कि चूर्णोदक मतलब क्या होता है, चूने का पानी। तो चूने के पानी में जो लिक्विडफाइड यानी कि जो नाग रहेगा या फिर जो वंग होगा ना, ओके, तो नाग अल्टीमेटली जब आप उसको एक कढ़ाई में उसको जब तपाओगे, ओके, जब उसको रेड हॉट करोगे, रेड हॉट नहीं होता है अल्टीमेटली, ये रेड हॉट तो नहीं होता, यानी कि जब इसको तीव्राग्नि दोगे आफ्टर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके, जब उसके बियॉन्ड हो जाएगा तो वो द्रवीभूत हो जाता है। ओके, द्रवीभूत मतलब वो लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई हो जाने के बाद आपको चूने के पानी में डालना है। चूने के पानी में डालने के बाद क्या होता है वहाँ पे अल्टीमेटली वो आपको वहाँ पे क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ढालन बोलते हैं। ओके, तो चूने के पानी में डालने के बाद आप वो वीडियो देखोगे ना इसका शोधन का, तो आपको समझ में आएगा कि डालने के बाद लिक्विड में डालने के बाद लिक्विड में डालने के बाद वो लिक्विड अल्टीमेटली पानी उस अदर लिक्विड में वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली वो सॉलिड मेटल हमें दोबारा गेन हो जाता है। अगेन आप उसको तब तक करिए, उसको गर्म करिए, अगेन उसको लिक्विफाई करिए, अगेन जो प्रीवियसली यूज़ किया हुआ जो लिक्विड मीडिया है उसको डिस्कार्ड करके दूसरा चूने का पानी लीजिए और उसमें अगेन आपको ढालन प्रोसीजर करिए। तो ऐसे टोटल 7 बार चूर्णोदक में ढालन करने से क्या होता है, सामान्य शोधन इसका हो जाता है। नो डाउट जो ऑलरेडी बताया गया था जो विधि सामान्य शोधन का वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये विधि बताई गई है। इसका विशेष शोधन ये है कि जैसे कि हमने ढालन किया चूर्णोदक में, चूर्णोदक ना यूज़ करते हुए अगर निर्गुंडी पत्रस वरस या फिर क्वाथ अगर हम लेंगे तो उससे 7 बार इसका ढालन हो जाएगा। ओके, इसका मारण विधि ये बताया गया है, यानी कि भस्म बनाने का विधि इस प्रकार है कि पुति लोह का हम क्या करते हैं, जारण विधि करते हैं। जारण मतलब ये होता है, जारण और मारण एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोडेड किया वो पर्टिकुलर वीडियो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। जारण मतलब ये होता है कि जब कोई मेटल किसी अदर मेटल को अपने अंदर ले लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जारण बोलते हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में अजूबा आपको सुनाई देगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ है एक मेटल की कि वो दूसरे मेटल को अपने अंदर खा लेता है, वो ले लेता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, जारण बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द भस्म प्रोसीजर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जारण करते हैं, किसका, नाग और वंग का। ओके, तो पुति लोह के बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। पुति लोह के जो मेटल होते हैं उनमें एक गंध निकलता है। ओके, वो लिक्विफाई होते हैं, इनका हम जारण करते हैं बिफोर द मारण प्रोसीजर। तो अल्टीमेटली शुद्ध नाग मेल्टेड स्टेट में आपको लेना है, शुद्ध मनशिला उसके अंदर डालना है। ओके, तो शुद्ध मतलब जैसे ये मेल्ट हो गया ना,
जैसे ही मेटल अभी आपने ये जो अभी ये अल्टीमेटली शोधन किया हुआ नाग आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। शोधन किया हुआ नाग आपको क्या करना है, 7 बार ढालन आपने कर लिया। 7 बार ढालन करने के बाद आपको कढ़ाई पर या फिर जो पात्र है उसमें आपको रखना है। अगेन उसको लिक्विफाई करना है। लिक्विफाई करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर लिक्विड मेटल में शुद्ध मनशिला का पाउडर डालना है। ओके, और आपको उसको स्टर करना है। ओके, जब तक वो पूरा मनशिला उसके अंदर नहीं आ जाता आपको स्टर करते रहना है। जैसे ही वो पूरा मनशिला उसके अंदर समाविष्ट हो जाता है अगेन स्टर करना है, अगेन मनशिला डालकर उसको स्टर करना है। ओके, तो उसको स्टर करने के लिए हम यहाँ पे नीम डंडे का यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि जो नीम के पेड़ होते हैं उनसे निर्मित जो डंडे होते हैं उनका यूज़ करते हैं। ओके, जब तक वह नाग और द्रवित नाग मनशिला में समाविष्ट ना हो जाए तब तक हमें उसका क्या करना रहता है, उसका हमें निम्न दंड से उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ओके, आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि जारण करने के लिए यहाँ पे क्या बताया गया कि इमली का त्वक। ओके, यानी कि इमली का त्वक या फिर अश्वत्थ मतलब जो हमारे बरगद या फिर वट के जो पेड़ होते हैं ना उनके जो छाल होती है उनका यूज़ करके, या फिर उनका भरण जिसे हम बोल सकते हैं, उनके टुकड़े वगैरह। तो इमली के पेड़ के त्वक या फिर अश्वत्थ वट के पेड़ के त्वक वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मनशिला। ओके, अप्रोप्रिएट हमारा मनशिला वाला है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वहाँ पे जो हमारा मनशिला हमें कितना ऐड करना है, आपके मन में क्वेश्चन आया रहेगा। ओके, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आया था। तो अल्टीमेटली आपको मनशिला इतना डालना है जब तक आपको वहाँ पे पूरा पाउडर फॉर्म ना दिखाई दे। यानी कि आपने जो मेटल लिक्विड हुआ है उसके अंदर उसके ऊपर से आपने मनशिला डालते जा रहे हो और मनशिला खाते जा रहा है। ओके, ऐसा आपको मनशिला मतलब इतना मनशिला आपको डालना है कि वो बाद में उसको खा ना सके। ओके, इसका उतना पेट भर जाए, ऐसा वहाँ पे मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और आप समझने की कोशिश करिए। अल्टीमेटली मनशिला आपको इतना डालना है कि वो पूरा अपने अंदर ले ले। ओके, तो मनशिला अल्टीमेटली ऐसा एक लेवल आएगा जहाँ पर क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो लिक्विफाइड मेटल होगा ना वो पूरी तरीके से वो वहाँ से हट जाएगा, यानी कि वो वैनिश हो जाएगा। तो यानी कि वो वहाँ पे अभी सिर्फ आपको एक पाउडर फॉर्म दिखाई देगा। तो वो उसका मतलब क्या हुआ, वो अभी हमारा क्या हो गया, नाग का जारण पूरी तरीके से हो गया, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो थ्योरेटिकली है, थोड़ा सा आपको नहीं अच्छा लगेगा सुनने में, क्या समझा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर आप वीडियो देखे रहोगे या फिर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इतना हार्ड नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आप समझ सकते हो। ओके, तो जारित नाग में शुद्ध मनशिला, गंधक, पारद वगैरह ये जो है ये फर्दर कंटिन्यू प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो ऊपर मैंने बताया था अलॉन्ग विद दैट ऑफ मनशिला या फिर इंस्टेड ऑफ मनशिला आप इमली के पेड़ का त्वक या फिर अश्वत्थ पेड़ का त्वक भी यूज़ कर सकते हो, नो डाउट। तो आपको जो यूज़ करना है आप सिंगली यूज़ करिए। कब तक यूज़ करना है, जब तक पूरा पाउडर फॉर्म में ना दिखाई दे वो पर्टिकुलर लिक्विफाइड मेटल, जब तक वो पूरा ख़त्म ना हो जाए। ओके, और अल्टीमेटली इसका प्रैक्टिकली हमने जब हम वहाँ पे रचित आश्रयन वैसे जब हमारा फार्मेसी विजिट हुआ था ना तो वहाँ पे हमने देखा था फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे ये पर्टिकुलर आयुर्वेदिक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे ये पर्टिकुलर वहाँ पे देखने को मुझे मिला था। ओके, तो दैट पर्टिकुलर मैं वहाँ पे आपको व्यू बता रहा हूँ। तो जो अल्टीमेटली जो आपको पाउडर फॉर्म में जारित किया हुआ जो नाग आपको मिला, अभी जारित किया हुआ नाग में आपको शुद्ध मनशिला, गंधक, पारद वगैरह डालना है। आपको मर्दन करना है विद निम्बुस्वरस। ओके, और मर्दन करने के बाद चक्रिका बनानी है। तो अभी चक्रिका इजीली बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि आपने इसका जारण कर दिया है। ओके, मनशिला आपने इसको इतना खिला दिया है कि ये अपना लिक्विडिटी भूल गया है, ये पाउडर फॉर्म में बन गया है। और पाउडर फॉर्म जारित नाग बन जाने के बाद इसको आपने मनशिला, गंधक, पारद वगैरह डाला है, इसमें आपने नींबू सुरह डाल दिया, मर्दन कर दिया, चक्रिका वगैरह बना दिया। चक्रिका बनाने के बाद आपको पुट देना है। 60 पुट देने के बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, षष्ठी पुट बोलते हैं। षष्ठी पुट देने के बाद हमारा जो भस्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, षष्ठी पुट नाग भस्म बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो भस्म होगा ना ये काला कलर का होता है। इसकी मात्रा 1/4 से 1 रत्ती तक लेनी चाहिए। ओके, यानी कि लेस देन 125 मिलीग्राम। अनुपान अगर बात करें तो मधु एवं विविध रोग हर जो द्रव्य होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो मधु
अप्रोप्रिएट मधु बताया गया है, ओके। या फिर अगर बहुत सारे जो जितने भी हमने स्वर्ण रजत जो भी हमने डिस्कस किया, वहाँ पे जो अलग अलग जो द्रव्य हैं उनका भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। उनका यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन अलग अलग जो द्रव्य बताए गए हैं, ओके। जैसे कि अगर श्वास आ रहा है, ओके, श्वास आ रहा है मतलब अगर हमें ब्रोंकियल अस्थमा या फिर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए अगर कोई वहाँ पे नाग का फंक्शन चाहिए तो हमें क्या करना है, आर्द्रक स्वरस के साथ देना है, ओके। तो यानी कि अनुपान विल बी चेंज इफ द डिसीज चेंज्ड, ओके। तो अलग अलग विकार के लिए अलग अलग अनुपान का आपको लेना है। तिक्त रस का है, मधुर रस का है, इसकी वीर्य जो होती है उष्ण वीर्य होती है, लेखन कर्म, बल्य कर्म, दीपन कर्म, ग्रहणी, अतिसार जैसे व्याधियों में देते हैं, प्रमेय व्याधि में देते हैं। आमवात है, त्रिदोष नाशक एक्टिविटी दिखाता है। अगर आपने नाग भस्म अच्छे मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन पे या फिर गलत ले लिया है, गलत तरीके से ले लिया है, ज़्यादा ले लिया है, तो उस कंडीशन में स्वर्ण भस्म और हरितकी चूर्ण को शर्करा के साथ 3 दिन तक कंटिन्यू आपको उसको खाना है, ओके। स्वर्ण भस्म हरितकी चूर्ण को शक्कर के साथ 3 दिन तक आपको इसको खाना है। इससे क्या होता है, सेवन जन्य विकार शमन उपाय, ओके। यानी कि अगर आपने गलत ढंग से अगर उसका ले भी लिया रहेगा तो अंदर जाने के बाद वो उसके जो इफेक्ट वगैरह रहेंगे वो पैसिफाई हो जाएंगे, ओके। तो इसके जो फॉर्मुलेशन जो बताए गए हैं, सूचिका भरण रस, गर्भपाल रस और त्रिवंग भस्म इसके मुख्य योग बताए गए, ओके। हमारा जो नेक्स्ट पुतिलो है ये वंग है, ओके। तो वंग इतना एलोबरेट मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसकी सामान्य शोधन विधि, विशेष शोधन विधि ये सेम है व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन द नागशोधन, ओके। तो वंग पर्याय नाम इसको वंग बोलते हैं, त्रपु बोलते हैं, त्रपुस बोलते हैं, शुक्रलोह भी बोलते हैं, ओके। इसके भेद की अगर बात करें, टाइप्स की अगर बात करें तो खुरक वंग और मिश्रक वंग इनको हम बोलते हैं। तो खुरक वंग श्रेष्ठ होता है, ओके। मिश्रक वंग जो होता है वो अश्रेष्ठ होता है यानी कि निकृष्ट होता है। ग्राह्य वंग की कौन सा वंग हमें लेना चाहिए, जो वंग वाइट कलर का होगा, जो वंग मृदु होगा, जो वंग स्निग्ध होगा, अग्नि पर डालने के बाद जल्दी पिघल जाएगा, ओके, वजन में भारी होगा, वो हमें लेना है, ओके। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारे खुरक वंग की प्रॉपर्टी है, ओके। दैट्स वाई इनको हम श्रेष्ठ हमने बोला है, ओके। तो खुरक वंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो श्वेतवर्णीय होते हैं, मृदु होते हैं, स्निग्ध होते हैं, अग्नि पर डालने के बाद जल्दी पिघल जाते हैं, और वही ग्राह्य वंग होगा, यानी कि वही ग्राह्य वंग की प्रॉपर्टी होगी। अग्राह्य वंग की प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि जो मिश्रक वंग की प्रॉपर्टी होगी। मिश्रक वंग की प्रॉपर्टी अग्राह्य के अंतर्गत क्यों लिया, क्योंकि मिश्रक वंग क्या है, निकृष्ट है, ओके। वो लोअर क्वालिटी वाला है या लोअर गुड वाला है, ओके। दैट्स वाई उसको अग्राह्य में यानी कि नहीं लेना है। तो कौन से नहीं लेना है, वो मिश्रक वंग के जो प्रॉपर्टीज़ है वो वाले नहीं लेना है। जो ब्लैक कलर का है, जो रुक्ष है, कठिनता यानी कि डेली उसका लिक्विफिकेशन होता है, अन्य धातु का उसमें मिश्रण वगैरह मिला हुआ है, ओके, जिसके वजह से वो कठिन है और अल्टीमेटली उसको क्या करना है, त्याज्य करना है, उसको डिस्कार्ड करना है। तो शोधन विधि इज सेम विद द नागशोधन, ओके। लेकिन वंग शोधन और नाग शोधन करते समय आपको एक सावधानी वहाँ पे फॉलो करना है। दैट इज़ नथिंग बट द वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे आप मैंने ऑलरेडी बताया है या फिर वहाँ पे आप देख भी सकते हो वो पर्टिकुलर वीडियो में कि ड्यूरिंग द लिक्विड फायर जो लिक्विड मेटल होते हैं ना, जब आप किसी लिक्विड में डालोगे ना तो वहाँ पे बहुत एक अजूबा साउंड आता है, ओके। साउंड आता है, उसके साथ साथ बहुत तेज़ी से वो उछलता है। वो पर्टिकुलर जो डाल रहे हो, जो लिक्विफाइड मेटल डालोगे ना ड्यूरिंग द शोधन, वो बहुत ही तेज़ी से उछलता है, ओके। तो वो जस्ट वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर बता रहे हैं वो कि आपको ड्यूरिंग द शोधन प्रोसीजर वंग के वहाँ पे आपको प्रिकॉशनरी मेजर रखना है, ओके। तो जारण और वंग का जारण अल्टीमेटली भस्म बनाने की विधि भी सेम ही है। बिफोर द और जो हमने नागशोधन में जो हमने देखा, ओके, वंग का मारण जो हम करते हैं उसके पहले हम वंग का जारण करते हैं। वंग का जारण करने के लिए नाग का जारण करने के लिए जो हमने मनशिला यूज़ किया था, यहाँ पे हम वंग का जारण यूज़ करने के लिए अल्टीमेटली इंस्टेड ऑफ मनशिला हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर सेम बट इंस्टेड ऑफ मनशिला इमली अश्वत्थ का भरण, यहाँ पे हम अपामार्ग पंचांग का चूर्ण यूज़ करते हैं, ओके। अपामार्ग क्या है, अपामार्ग एक हर्बल द्रव्य होता है, एक पर्टिकुलर छोटा सा पौधा है, ओके। इनके द्वारा जो बनाया गया जो भरण होगा, जो चूर्ण होगा, पंचांग, ओके। पंचांग मतलब इनके फ्लावर, इनके लीफ, इनके फल, ओके,
इनके रूट, इनके जो स्टेम है, ओके, ये पाँचों का संगठन मिलाकर उनको क्या बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं। तो इनका जो चूर्ण होगा, इनसे हम क्या करेंगे, वंग का जारण करेंगे, ओके, वंग का जारण करेंगे, पूरे लिक्विफाई मेटल को चूर्ण फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जारण बोलते हैं। तो जारित वंग को स्वांगच्छित हो जाने के बाद जैसा फर्दर जो प्रोसेस बताया था नागशोधन में सेम है, लेकिन इनिशियली जो बताया मेथड कि मनशिला के बजाय हम यहाँ पे क्या डालते हैं, अपमार्ग पंचांग का चूर्ण डालते हैं, ओके। एंड कंटिन्यूशन वर्टक चक्रिका वगैरह बनाते हैं और पूड देते हैं और वंग भस्म उससे रेडी हो जाता है। वंग भस्म का जो कलर होता है वो श्वेत कलर का होता है, चंद्रमा जैसा। वंग भस्म का सेवन करने से मनुष्य को स्वप्न में भी कभी सुखरक्षा नहीं होता है, ओके, यानी कि इसलिए इसका एक पर्याय नाम है शुक्र लौह, ओके, यानी कि शुक्र धातु को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है, कौन, वंग भस्म, ओके। यह काश, श्वास, अग्निमांद्य, आत्मान, उदर आदि रोगों में इसका यूज़ किया जाता है, उसको वो क्या करता है, दूर करता है। 1 रत्ती 2 रत्ती इसकी मात्रा है। अनुपान इसका मधु, घी, दधी, दूध, मक्खन वगैरह जो भी कुछ डेयरी प्रोडक्ट है इनका क्या है, अनुपान है, ओके। और रोगानुसार आप अनुपान को चेंज कर सकते हो। वंग भस्म की अगर योग की अगर बात करें तो त्रिवंग भस्म, स्वर्णवंग, नित्यानंद रस, इंदुवटी, ये सभी क्या है, वंग भस्म के फॉर्मुलेशन है, योग है, ओके, कल्प है। ये देखिए यशद एक हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर जो हमारा धातु के अंतर्गत आते हैं। तो अल्टीमेटली 9 धातु के अंतर्गत इनका समावेश तो नहीं किया गया, लेकिन यशद का यूज़ हम मिश्र लोह के लिए करते हैं, दैट्स वाई यशद का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। जिंक इनको हम बोलते हैं जस्ता, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में यशद, जब वहाँ पे इसको हम जवाद या फिर ऋतु होतु भी इसका पर्याय नाम है। यशद को निकालने के लिए बहुत सारे खनिज हैं, वहाँ पे जिंक ब्लेंड है, जिंकसाइड है, जिंकाइड, कैलामाइन है, ओके, जेडएनएस, जेडएनओ और जिंक, वहाँ पे जो कार्बोनेट है, ओके, इनका हम यूज़ करते हैं। ये सभी क्या है, इसके ओर हैं, इसके खनिज हैं, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यशद का शोधन और मारण वंग के सदृश बताया गया है, ओके। तो अल्टीमेटली वंग का जो शोधन और मारण है अल्टीमेटली उसके सेम हमारा यशद का शोधन और मारण होता है, ओके। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वंग का जो शोधन है वो एग्जैक्टली वंग का नाग के शोधन जैसा होता है। यानी कि आपको क्या रिलेट करना है कि यशद का जो शोधन है वो अल्टीमेटली हमारे नाग के शोधन से नाग के जैसा है, और यशद का जो मारण है वो हमारे वंग से रिलेट करता है। तो अल्टीमेटली डिफ़िकल्ट होगा 2 से रिलेट करने के लिए, इसलिए सिंपली एक ही थिंग से रिलेट किया गया कि यशद का शोधन और मारण वंग से रिलेट करना है, ओके। तो श्वेत कलर की इसकी भस्म होती है। मात्रा इसकी 1 से 2 हाफ से 1 रत्ती बताई गई है। तिक्त रस कटु रस का होता है, शीतवीर्य और कफ पित्त हर होता है, ओके। मुख्य योग अगर इसके बात करें तो लघु मालिनी वसंत जो होते हैं उनके में इनका यूज़ करते हैं, स्वर्ण मालिनी वसंत होते हैं उनमें इसका यूज़ करते हैं, और त्रिवंग जो भस्म होते हैं इनमें इनका यूज़ करते हैं, ओके। मिश्र लोह की अगर बात करें जो कि हमारा लास्ट कैटेगरी आता है ड्यूरिंग इन द धातु के कैटेगरी में, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट होता है दैट इज नथिंग होता है पित्तल, ओके, ब्रास जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में सिर्फ पीतल बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्रास बोलते हैं। इसकी पर्याय नाम की अगर बात करें तो रीतिका, रीति, आरकूट इसके सभी पर्याय नाम हैं, और जो कि ताम्र और यशस से प्रिपेयर किया जाता है, ओके। तो अल्टीमेटली कॉपर और जिंक दोनों को मिलाकर जो हम बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पित्तल बोलते हैं, ओके। तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र लोह बोलते हैं। मिश्र मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, लोह मतलब धातु, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन मेटल, इनको हम क्या बोलते हैं, मिश्र लोह बोलते हैं, ओके। तो पित्तल के 2 भेद बताए गए हैं, ऋतिका और काकतुंडकी, ओके, ऋतिका एंड काकतुंडी। तो पित्तल को शोधन जो करने का बताया है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आप इतना याद रखिए कि पित्तल को वहाँ पे जो पीले कलर का जो होता है, ओके, इसको आप रेड हॉट करिए, ओके, आप उसको तप्त करिए, कांजी में बुझाने से रक्त वर्ण का होने पर ऋतिका तथा कृष्ण वर्ण का हो जाने पर वहाँ पे पित्तल काकतुंडी ऐसा समझना चाहिए, ओके। तो वो जस्ट बता रहे कि भेद को कैसे हमें उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि इनका शोधन बता रहे हो। इनका वो जस्ट ये बता रहे कि शोधन करने का जो तरीका होता है ना, पित्तल को प्रतप्त करने के बाद कांजी में अगर हम बुझाएंगे या फिर निर्वाप करेंगे, तो अगर वो रक्त वर्ण का होगा, रक्त वर्ण का अगर हो जाता है तो वो हमारा ऋतिका वाला होगा, और कृष्ण वर्ण का अगर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, काकतुंडी होगा, ओके। ग्राह्य और अग्राह्य यानी कि कौन से वैरायटी वाला पित्तल हमें लेना है वो आप यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा।
कि पित्तल जो होता है वजनदार जो होगा, मुलायम जो होगा, जो पीतवर्णीय का होगा, ओके, पीटने पर जो जल्दी स्प्रेड होता है, यानी कि जो जिसके पास डक्टिलिटी मैंडेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, स्पर्श में जो स्निग्ध होते हैं, और औषध, ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ वाले जो पित्तल होते हैं वो औषधि के लिए बेस्ट होते हैं। ओके, अग्राह्य कौन से पित्तल होते हैं? जो पित्तल पांडु आभायुक्त होते हैं, यानी कि थोड़े से स्लाइटली येलोइश होते हैं। ओके, नॉट फुल्ली येलोइश। अल्टीमेटली ये देखिए पीतवर्णीय यहाँ पे कंबाइन करिए। ओके, आभायुक्त पीतवर्णीय आप ऐसा ही बोल सकते हो कि पीत जैसे दिखेंगे, लेकिन वो पूरे पीले कलर के नहीं होते। ओके, रुक्ष होते हैं, दुर्गंध आते हैं, और अल्टीमेटली उनके जो भार होते हैं वो हल्के होते हैं। ओके, औषध कार्य में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। शोधन बताया है सेम विष, स्वर्ण और रजत, सामान्य शोधन। विशेष शोधन बताया गया है कि शोधित पित्तल के पतले पत्रों को आपको हरिद्रा चूर्ण युक्त जो निर्गुंडी स्वरस है, ओके, इसमें आपको 5 बार बुझोना है। ओके, और इससे करने से क्या होता है, पित्तल की उत्तम शुद्धि हो जाती है। ओके, तो अल्टीमेटली विशेष शोधन आप देख लीजिए। शोधन और मारण इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इतना इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। ओके, कांस की अगर बात करें, जो कि सेकंड मिश्र आता है, जिसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, कांसा भी बोलते हैं, वाइट कॉपर जिसे हम बोलते हैं, ताम्र त्रपुज, कांस्य, घोष और सौराष्ट्र जिसे हम बोलते हैं, जिसका पर्याय नाम है घोषक भी बोलते हैं, और वन्नी लौह भी इसे हम बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जो बर्तन, घंटी वगैरह, जो मूर्ति वगैरह बनाने के लिए मंदिरों वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं वो सभी ब्रॉन्ज के बने हुए रहते हैं। ओके, ब्रॉन्ज थोड़े से सस्ते होते हैं, दैट इज़ नॉट मच कॉस्टली कंपेयर टू आवर दैट इज़ नथिंग बट द पित्तल। ओके, तो इनके भी 2 प्रकार बताए गए हैं, पुष्प और तैलिक कांस्य। ओके, तो पुष्प कांस्य और तैलिक कांस्य। पुष्प कांस्य जो होते हैं वो श्वेत वर्णीय होते हैं, और तैलिक कांस्य जो होते हैं वो कपिश वर्णीय होते हैं, यानी कि स्लाइटली ब्राउनिश कलर के होते हैं। ओके, पुष्प कांस्य जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, और रोगहर बोला गया है, यानी कि पुष्प कांस्य जो होता है जो कि श्वेत कलर के होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं अपने औषधि निर्माण हेतु। ओके, इनकी जो निर्मिती होती है वो 2 कॉम्बिनेशन से होते हैं, कॉपर और जो हमारा अल्टीमेटली ये जो एसन होता है। ओके, दैट नथिंग बट जो हमारा वंग होता है, ये दोनों के कॉपर और वंग के सम्मिश्रित वहाँ पे जो रेशो है वो रेशो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अलग हो सकता है। आपको बस इतना याद रखना कि कॉपर और जो वंग है, ये दोनों के सम्मिश्रित के जो धातु है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्य बोलते हैं। ओके, हमारा जो वर्तलोह होता है, जिन्हें भी हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, ये तो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी वाला मेटल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे मेटल का मिक्सिंग होता है। ओके, पर्याय नाम है कि पंचलोह। ओके, पंचलोह क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें 5 जो धातु है उनका मिश्रण है, कांस्य, पित्तल, ताम्र, नाग और वंग। ये 5 मेटल का इनके कॉम्बिनेशन होता है। ओके, दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, पंचलोह बोलते हैं, वर्तुल भी बोलते हैं और वर्त भी बोलते हैं। इन 5 धातुओं को समान भाग में एकत्र मिलाकर पिघलाकर बनाने के बाद जो अल्टीमेटली जो धातु होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वर्तलोह बोलते हैं। जो भी अभी हमने ऊपर देखा पित्तल और जो हमने कांस्य देखा, ये भी क्या होता है, जो कॉपर और वंग से जो हमारा ब्रॉन्ज यानी कि जो कांस्य बन रहा है, ओके, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कॉपर और जो हमारा वंग है इनको हम क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, उनको हम पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद अल्टीमेटली उनको क्या करते हैं, उससे पिघलाए हुए पार्ट से हम क्या करते हैं, एक मेटल प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिश्रलोह बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए पिघलाने पर अल्टीमेटली पिघलाने के बाद जो अल्टीमेटली जो हम धातु बना रहे हैं, यानी कि जो मैंने बताया अभी यहाँ पे, कांस्य धातु, पित्तल धातु, अल्टीमेटली खुद ही मिश्र धातु है, ताम्र और नाग और वंग, इन सभी को मिलाने के बाद ओके, इनको एकत्र मिलाते हैं और मिलाने के बाद पिघला कर क्या करते हैं, उनका इनको हम ढालते हैं मतलब इनको अलग अलग आकृति वगैरह देते हैं। ओके, तो वो देने का तरीका अलग वगैरह है। ओके, तो इससे क्या होता है, वर्तलोह बनता है। ओके, तो श्वेत वर्ण की धातु है, इसकी जो मात्रा होती है वो आधा रत्ती से 1 रत्ती इसकी मात्रा बताई गई है, और इसका जो अनुपान है वो मधु बताया गया है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा पर्टिकुलर जो हमारा धातु प्रकरण है। ओके, तो धातु प्रकरण का जो अल्टीमेटली कोई भी इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन अल्टीमेटली कोई बताया नहीं है। ओके, तो दैट्स वाई मैंने
जो रेडीमेड जो हैंड रिटन जो नोट्स था वो आपके सामने यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। ओके, तो अगर कोई भी डाउट है कहीं भी रिगार्डिंग एनी धातु, ओके, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।